तो जी हाँ दोस्तों, आ गए हैं हम एक और बार इलेक्ट्रिसिटी का कितना पार्ट 1 2 3 बना है। वोल्ट मीटर वाला था, स्टेबलाइजर वाला। और ये चौथा, हाँ, पार्ट 4 लेके। तो इसमें जो है हम लोग, जो हमारा एक मेन लॉ है ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ है, उसके बाद ओम्स लॉ का जो हमारा एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो भी देखेंगे साथ में। सिर्फ ओम्स लॉ नहीं देखेंगे, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देखना, ठीक है। रेजिस्टेंस उसके अंदर हम लोग का डेफिनेशन, सिंबल, असाइनमेंट और उसका फैक्टर्स और फॉर्मूला पढ़ना है ना। उसके बाद रेजिस्टिविटी और डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, ये सब पॉइंट पीछे डालो, ठीक है। ये है हमारा आज का प्लान। तो ये कुछ ज्यादा लंबी बनने वाला है, इतना तो हमको लगता ही है। लगभग 45 मिनट्स तो लग ही जाएगा, लगभग। मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स उतना लगेगा। मिनिमम का पता नहीं है ना, मिनिमम हमको नहीं पता। तो ओम्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जहां तक हमको याद है 2019 के बोर्ड्स में, 2019 के बोर्ड्स में आया था, जहाँ पे हाफ ईयरली प्री बोर्ड वगैरह में सब ये खासकर प्री बोर्ड में पूछता ही है, ये ओम्स लॉ पूछेगा, ठीक है। और आपका बोर्ड्स में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस जो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है। और ऐसा जैसे कि हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद अच्छे से डिस्कस कर लेंगे डिटेल, ठीक है। तो ओम्स लॉ होता क्या है, ये हमारा एक था, कोई साइंटिस्ट था, किसका क्या नाम था, ओम नाम था। जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में तो न्यूटन नाम था, ओम्स लॉ ऑफ मोशन है तो ओम नाम है उसका। वो ओ एम वाला ओम नहीं, ओ एच एम वाला ओम, 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 ऐसे ही होगा, पता नहीं, खैर। तो यहाँ पे अब इसका क्या स्टेट करता है, तो दिस लॉ स्टेट दैट states that in a closed circuit, the potential difference, sorry, the potential नहीं, the current is directly proportional। वैसे तो इसमें करंट नहीं बोलता, इसमें पूछा था फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज लिखता है, तो हम भी वही लिखते हैं, the flow of charge is directly proportional to potential difference of circuit। ठीक है, दिख तो रहा होगा सब ठीक से, हाँ, ठीक है। तो ये लॉ था, स्टेटमेंट था उसका। दिस लॉ स्टेट्स दैट अ क्लोज इन अ क्लोज सर्किट, यानी कि क्लोज यानी कंप्लीट सर्किट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। ये हो गया आपका ये सेल इन अ क्लोज सर्किट या स्विच, ऐसा सर्किट रहा तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा हमारा फ्लो ऑफ चार्ज यानी करंट। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे हम लोग पीडी से लिखते हैं, पीडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। यानी कि V, पोटेंशियल डिफरेंस को V से इंडिकेट करते हैं ना, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ चार्ज, क्या होता है हमारा करंट, तो करंट क्या I, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हो गया हमारा इसका स्टेटमेंट। और ये इसका इक्वेशन, यहाँ से यहाँ पे ऐसे इक्वेशन लिखे तो नाम से अच्छा रहेगा, इक्वेशन करके, ठीक है। पीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ चार्ज एंड V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। ये है आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट। और उसका इक्वेशन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इक्वेशन जब कंप्लीट करेंगे तो इक्वेशन जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो इस डायरेक्टली ऑप्शन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू में। जैसे कि हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ में हम लोग किए थे, है ना, था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो भी था क्या था रे, एम ए, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आया था ना। उसके बाद के कांस्टेंट लिए थे, फिर ग्रेविटेशन के केस में हम लोग कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिए थे, है ना। तो इस इन दैट केस ओम्स लॉ के केस हम लोग क्या कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं R। ये R हमारा क्या है, R इंडिकेट करता है हमारा एक कांस्टेंट को। और ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब
इसका मीनिंग है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, इतना जो है उतार लीजिए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ऐसे पढ़ते पढ़ते एक नोट्स बनता है ना, साथ में दिमाग में वो रिपीट हो जाता है ना। तो वैसे एक ही बार में वैसे याद रह सकता, बहुत जन का होता है मेमोरी पावर। कितना का होता है एक बार लिखने से याद रहता है, कितना दिन होता है कि बिना लिखे याद रख सकता है, कितना होता है बहुत प्रैक्टिस के बाद याद रहता है। तो वो अपना मुताबिक जैसा करने का मन हो वैसे करो। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ तक तो समझ में आया, v इज इक्वल टू आई आर है। जब हम इसको आगे बढ़ाए तो यहाँ से हम लोग i का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, v इज इक्वल टू आई अपॉन वी अपॉन आर, है ना। तो यहाँ से हम लोग को एक और चीज मिलता है, i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v और i इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना। 1 अपॉन r होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ठीक है, 1 बाय r है। तो यहाँ से आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी कि अगर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएं तो करंट का स्पीड यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाएगा। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएं तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, घटेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, रोकता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्ट हम लोग बोले थे ना, एक इनर्शिया वाला केस में था। इनर्शिया इज द फोनेमेना विच टेंस टू विच क्या जो भी था रेजिस्ट उसमें होता है, विच रेजिस्ट द चेंज इन मोशन, विच रेजिस्ट द चेंज ऑफ मोशन, ऐसा था। तो रेजिस्ट वहां पे भी आया था। रेजिस्ट का मतलब रोकना। तो अगर कोई भी चीज को कोई चीज जा रहा है, जैसे चार्ज फ्लो कर रहा है ना, फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको कोई रोकेगा तो उसका स्पीड घटेगा ना। जैसे कि आप मस्त साइकिल चला के जा रहे हैं, कोई आके आपको आगे से रोक दिया तो क्या हुआ, आपका स्पीड घट जाएगा। या फिर कोई पीछे से टाना है, आपको रोका, साइकिल को रोकता बहुत जन होता है, पीछे से टान के रोकने की कोशिश करता, तो उससे क्या होगा, स्पीड घटेगा, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज यहाँ पे घट जाएगा। इसलिए अब ये तो हो गया भैया, ये हमारा इक्वेशन तक बना। यहाँ से हमारा ये एक मेन फॉर्मूला आया, यहाँ से ये एक फॉर्मूला आया। और भी आप लोग यहाँ से आर का भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, ये होता है। अब आगे क्या देखते हैं, आगे तो फ्लो ऑफ चार्ज ये तो हो गया। अब इसका अब फिजिक्स है भैया, फिजिक्स में सब कुछ खाली थियोरेटिकल नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल भी चाहिए वहां पे, है ना। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अब देखते हैं हम लोग। तो इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भाई साहब कैसे बनेगा, अभी रेजिस्टेंस के बारे में अच्छे से डिटेल आगे देखेंगे ना। रेजिस्टेंस यहाँ पे तो आप कुछ ऐसा यूनिट वहीं पे देखेंगे। अभी उसका भी दिमाग में बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट रखिए कि रेजिस्टेंस जो है एक कांस्टेंट आता है। फिलहाल अभी के लिए रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जो कि हमारा ओम्स लॉ में लिया जाता है। अभी उतना ही दिमाग में रखिए, अभी आगे जाएंगे तो इंक्रीज करना है। तो इसके लिए पहले तो हम लोग इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इसका प्रूफ। तो इसके लिए हम पहले क्या लेते हैं, सर्किट लेते हैं। ठीक है, एक रियोस्टैट होता है। ठीक है, इसका ऐसा सिंबल होता, ऐसा होता, नहीं तो ऐसा सिंबल होता। ये जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी कि आप इसमें रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, डाल या कुछ घुमाने से होता है। हम तो आज तक नहीं देखे इसको फिलहाल, क्योंकि भैया 10th में तो अभी गए ही हैं। अब स्कूल जाएंगे तो ना वहां पे देखेंगे, स्कूल में अब घर में कहाँ लाभ वगैरह मिलता है ना। तो इसमें क्या होता है, हम लोग इसमें एक सिंपल एक डाल घुमाने से आगे इस या फिर कुछ आगे पीछे करता है इसमें, तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस चेंज होता है। ऐसे रजिस्टर की खोज में तो हम अपना टीवी का रिमोट तोड़ डाले, उसको अभी सेलो टेप से चिपका के रखें, बेचारा टीवी का रिमोट, खैर जाने दीजिए उसको। तो इसका रेजिस्टेंस एक रियोस्टैट होता है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस हम लोग चेंज कर सकते हैं। बाकी आपका और इसमें जो मटेरियल यूज होगा वो है हमारा वोल्ट मीटर, है ना, और यहाँ से एक एम मीटर। ठीक है, और ये बीच में एक आपका ये यूज कर सकते हैं हम लोग बल्ब यूज होगा, वायर होगा, सेल होगा। सेल किस पर इंडिकेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर, है ना। इतना चीज अभी हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं कहाँ पे कैसे क्या यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रियोस्टेट लगा देते हैं।
तो ये हमारा सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में एक दिक्कत है, किसी को पता चला क्या दिक्कत है? अरे जैसे हमको लगता है तो नहीं किसी को पूरा सर्किट दिख रहा होगा बढ़िया से। इस सर्किट में हम एक चीज गलत की, ठीक है, वो गलती किसी को दिख रहा है? दिख रहा तो भी कमेंट कर दो, नहीं दिख रहा तो भी हम बता देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हम बताए थे कि वोल्ट मीटर एम मीटर का जो टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसमें पॉजिटिव होता है, और जो टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्ट होता है वहाँ नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव है, और जो कि कनेक्टेड है हमारा, यहाँ ज्वाइंट है ना, वायर ज्वाइंट, जो कि कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो ये गलत है। और यहाँ पॉजिटिव आपका नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ आपका जो है यहाँ पे ऐसा बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है आपका कि एक सर्किट दे दिया, उसमें कुछ मिस्टेक्स, आपको ढूंढना क्या मिस्टेक है, वैसा क्वेश्चन रहता है। इसलिए अभी यहाँ पे हम थोड़ा इसमें दिखाए थे वैसे, ठीक है। तो ये यहाँ पे वायर ज्वाइंट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग की। ये क्लोज है क्योंकि देखिए बीच में इसका क्या, जैसे कि कुछ हम लोग डाल के रखे, जैसे कोई कंडक्टर वगैरह होता है डालते हैं, है ना। प्लग है उसके अंदर की, अब कोई गलत मतलब मत निकालना, प्लग की, ठीक है। उसके बाद प्रूफ, इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, एक बार हम लोग वोल्टेज, ये जो हमारा पीडी है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसको एक बार चेंज करेंगे। यहाँ पे यहाँ का जो मतलब सेल को हम लोग रिप्लेस करके देखते हैं। इसको आप लोग प्रूफ अच्छे से खुद से बना के लिखिएगा, अभी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं बस, क्योंकि उतना भी लंबा कोई दिखता नहीं है ना, भाग जाएगा सब। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक बार हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेंज करते हैं। यहाँ पे जब हम लोग यहाँ से हम लोग जैसे कि अभी 9 वोल्ट का हमारा सेल है, हम लोग क्या करते हैं फिर 15 वोल्ट का एक सेल लगा देते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि एम मीटर का जो रीडिंग होगा, एम मीटर का जो हमारा रीडिंग होगा 0 1 2 3 4 ऐसा जो भी रीडिंग रहेगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर हमारा पहले था 9 वोल्ट का केस में था हमारा कुछ 1 पे था, यहाँ पे था हमारा 9 वोल्ट के केस में, तो हमारा 15 वोल्ट के केस में कितना हो जाएगा, कुछ 3 आ जाएगा, ठीक है। 9 वोल्ट के केस में हमारा 1 पे था, तो 3 वोल्ट 15 वोल्ट के केस में 3 पे आ गया, जस्ट सपोज, ठीक है, वैसा होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वोल्टेज चेंज करके देखा, ठीक है भैया वोल्टेज मतलब बढ़ा है तो ये बढ़ गया। वोल्टेज मान लेते हैं हम लोग 8 वोल्ट, 9 वोल्ट के बाद हम यहाँ पे एक बार 8 वोल्ट करेंगे तो क्या होगा, ये घट जाएगा, मतलब कि कुछ 1.0 पॉइंट समथिंग पे आ जाएगा, यहाँ बीच में रहेगा 1 और 0 के बीच में 8 वोल्ट पे, मतलब कुछ समथिंग मतलब चेंज होता है। अब वोल्टेज को हम लोग इंक्रीज किए तो ये हमारा एमीटर का रीडिंग इंक्रीज हुआ, वोल्टेज डिक्रीज किए तो एमीटर का रीडिंग डिक्रीज किया। ये हम लोग कैसे, यहाँ वोल्ट मीटर पर हम लोग रीडिंग मिलेगा ना, ठीक है। वोल्ट मीटर का रीडिंग ऐसे इंक्रीज हुआ, एमीटर का भी रीडिंग इंक्रीज हुआ, वोल्ट मीटर का रीडिंग डिक्रीज हुआ, एमीटर का भी रीडिंग डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब हम लोग ये तो वोल्टेज यानी कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और इसका करंट का हम लोग अभी यहाँ पे रिलेशन देखें। अब यहाँ पे हम लोग रेओस्टैट, इसको हम रेओस्टैट बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस जो शो करता है। अब हम लोग रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। मान लेते हैं पहले हम लोग रेजिस्टेंस का तो यूनिट बताया नहीं, तो मान लेते हैं कुछ नॉन रेजिस्टेंस था, तो नॉन रेजिस्टेंस पे जो हम लोग एमीटर का जो रीडिंग देखते हैं 9 रेजिस्टेंस पे, वो था हमारा कुछ, रुकिए, वो था हमारा कुछ 3 था, ठीक है। एमीटर का रीडिंग था 3। जब हम लोग इसको इंक्रीज कर दिए 10 कर दिए, ठीक है, तो एमीटर का जो रीडिंग होगा वो घट के कितना आ गया, 2 पे आ गया, 10 पे, ठीक है। रेजिस्टेंस जब हम लोग बढ़ाए तो एमीटर का रीडिंग डिक्रीज हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस घटा देते हैं, कुछ हम लोग ले लेते हैं 7, तो 7 लेने पे क्या होगा, हमारा एमीटर का रीडिंग इंक्रीज कर जाएगा। एमीटर का रीडिंग इंक्रीज किया मतलब करंट का स्पीड बढ़ा, एमीटर का रीडिंग डिक्रीज किया 10 पे मतलब इधर करंट का स्पीड घट गया, यानी फ्लो ऑफ चार्ज करंट घटा, है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो है हम लोग को एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मिल जाता है, मतलब उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिल जाता है ओम्स लॉ का, कि कैसे जो रिलेशन में है दोनों, है ना। और ये जो अगर आपका ये 5 मार्क्स क्वेश्चन पे आता है कि डिफाइन ओम्स लॉ, तो इसमें आपको वो आपका स्टेटमेंट, साइंटिस्ट का नाम तो आप गूगल में भी सर्च करके पूरा नाम देख लीजिएगा, हमको अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा, ठीक है, ओम्स लॉ। और सेकंड हो गया आपका इसमें फिर ये वाला एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, इक्वेशन, ये सब लिखिएगा, और भी और क्या क्या था पता नहीं, वो याद नहीं।
इतना जब आप कीजिएगा तब आपको शायद 5 मार्क्स में 4 या 4.5 मिल सकता है, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन रहा तो। भैया साइंस में बहुत दिक्कत होता है, इतना लिखने के बाद मात्र 5 नंबर, इतना करने में साथ में सर्किट डायग्राम भी बना दीजिएगा, है ना। ये हो गया ओम्स लॉ। अब भैया ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस आया, तो रेजिस्टेंस हम लोग तो पहले सुने थे किसके बारे में, कंडक्टर, इंसुलेटर, ये दो चीज के बारे में हम लोग सुने थे। कंडक्टर क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देता, फ्लो करने ही नहीं देता है, ठीक है। तो अब इसके बीच का एक एलिमेंट आता है जिसको हम लोग रेजिस्टर बोल सकते हैं, रेजिस्टर, जो कि जनरली हमारा अलॉय होता है, और अलाउ नहीं होता, अलॉय और सेमीकंडक्टर, कंडक्टर, इस सब का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, रजिस्टर, इसको रजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि ये पास तो होने देता बट वो उसको रोकने का भी कोशिश करता है, पास होता है बस बट उसको रोकता भी है, इसलिए ना तो ये गुड कंडक्टर बोल सकते हैं ना तो बैड कंडक्टर, मतलब नियरली बैड बोल सकते हैं, लेकिन इंसुलेटर तो नहीं है, है। तो अलॉय हो गया, अलॉय में क्या आ गया हमारा, ऐसे हो गया आपका क्या जो था, टिन और ब्रोंज, ब्रास, हाँ ब्रास आएगा, फिर नाइक्रोम आएगा, नाइक्रोम वायर सुना होगा सब, नाइक्रोम वायर किसमें, आयरन में यूज होता है ना, वो सब आता है रेजिस्टर्स, और वो क्या है, अलॉय। सेमीकंडक्टर में आ गया आपका जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो हमारा था ये क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स वगैरह, वो आ जाएंगे सेमीकंडक्टर्स में। ये होता है रजिस्टर। रजिस्टर के बारे में थोड़ा रजिस्टर खोजने की कोशिश तो किए थे बट मिला नहीं, बट उसकी जगह मार तो मिल गया क्योंकि रिमोट टूट गया मेरा टीवी का, है ना। तो खैर उसको छोड़ते हैं, कहानी छोड़ते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर ध्यान देते हैं, है ना। रेजिस्टेंस के बारे में बता दिए क्या होता है, जो ना तो कंडक्टर होता है ना इंसुलेटर होता है, वो दोनों का काम करता है लगभग, ठीक है। अब रेजिस्टेंस करता क्या है, जिसका डेफिनेशन क्या है, materials that मटेरियल नहीं, रेजिस्टेंस है ना, द फेनोमेना होगा यहाँ पे, द फेनोमेनन ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट the flow of charge, ठीक है, the phenomenon that resists the flow of charge, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। द फेनोमेनन ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, रेजिस्ट यानी कि वो उसको फ्लो करने देता है, यार वो मार्केट एंड हो गया उसका, द फेनोमेनन ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी करंट को रोकता है, रोकने का कोशिश करता है। अब आप जाइएगा एक मोटरसाइकिल को पीछे से पकड़ के मतलब रोकने की कोशिश की जाए तो वो पूरा तरह से रुकेगा। अगर बाइक वाला को जाना है, पटाख से एक्सीलेटर दबा दिया, वो तो निकल ही जाएगा ना। यानी कि आप रोकने का कोशिश तो किए बट रुका नहीं, वो चला गया। सेम उसमें भी होता है रेजिस्टेंस का केस में भी, वो रोकने की कोशिश करता है बट रोक नहीं पाता पूरी तरह से, वो फ्लो कर जाता है उसमें, ठीक है। तो रेजिस्टेंस अगर होता किस लिए, ये तो उसका डेफिनेशन है भाई। अब होता किस लिए, तो एज पर जो हम लोग जानते थे कि एक वायर का टुकड़ा होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करता है इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा, है ना। अब वायर के अंदर एटम है, कोई भी चीज एटम से बना है, क्योंकि उसके अंदर हम लोग जैसे ही पढ़ते वायर के अंदर फ्री चार्ज भी होता है, फ्री चार्ज एटम सब होते हैं वहां पे। इसके अंदर एक ये एटम हो गया, ये हमारा फ्री चार्ज, ये एटम है, ये फ्री चार्ज, ये एटम है, ये फ्री चार्ज, ये एटम है, ये फ्री चार्ज। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पे देखिए उसके बीच में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे होंगे, बहुत सारे अलग,
बहुत सारे ऐसे रैंडम में हमारा ये भी होगा, क्योंकि वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है रैंडम मोशन करता है ना, कहीं पे भी कुछ भी करता रहता है वो लोग बेबुनियाद वाला आदमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का एक काम करें, ब्लैक से या रेड से इंडिकेट कर देते हैं। जो फ्लो वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो बता रहे। ये हो गया हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, दिख तो सब सेम ही रहा होगा हमको जहां तक लगता है, फिर भी एज अ ट्राई। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते तो होता क्या है कि ये जिसके सामने बहुत कुछ है। अब भैया आप जा रहे इधर, ये इंडियन रास्ता है, सब जानते हैं। रास्ता में रास्ता का जो होता है अच्छे से बनता है ना, गड्ढा बहुत होता है। तो ये समझिए कि इसके बीच में वैसे ढेर सारा गड्ढा आ गया इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते पे। तो जब वो गड्ढा है तो क्या करेगा, अपना स्पीड स्लो करेगा ताकि वो आराम से निकल जाए। तो सेम यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे जैसे कि इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आया, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है, क्या करता है, इसे कोलाइड करके टकरा के निकल जाता है, साइड निकलता है। फिर वहां से एक और एटम मिला, वहां से फिर टकराया, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ से फिर टकरा के यहाँ आया, फिर यहाँ पे मिला, फिर यहाँ टकरा के आया। अब देखिए जब इतना बार वो रास्ता चेंज करेगा तो टाइम तो लगेगा ना भैया। डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज्यादा टाइम लगता है डिस्प्लेसमेंट की जगह, पता है ना। डिस्टेंस आप इतना घूम के जाते हैं तो उसको मूव करने में ज्यादा टाइम लगता है। जबकि अगर आप सीधा एक पाथवे निकालिएगा, जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ पे अगर आप घूम के जाइएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। पहाड़ के बीच में अगर रास्ता है उससे जाइएगा तो कम टाइम लगेगा, है ना। तो सेम केस यहाँ पे भी होता है। इलेक्ट्रॉन जब एक एटम में टकराया तो दूसरा उधर 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 उधर, और साथ में बीच में बहुत जगह इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं, उससे भी टकराता है वो। इतना सारा कोलिजन के बाद बेचारे का एनर्जी तो घटेगा ही, साथ में स्पीड भी घट जाएगा, टाइम भी ज्यादा लेगा। और हम लोग जानते हैं क्या, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टाइम ज्यादा लगा तो करंट कम होगा, टाइम यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये होता है रेजिस्टेंस। उसका डेफिनेशन देख ली। सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है आपका आर। आर सिंबल से इंडिकेशन होता है रेजिस्टेंस का। सर्किट सिंबल तो अभी जस्ट बताया था, वो रेओस्टैट का था, वेरिएबल रेजिस्टेंस, है ना। डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट दोनों हो गए यहाँ पे। इसका सिंबल हो गया, सर्किट सिंबल हो गया आपका ये हो गया आपका कांस्टेंट जिसका कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। और वेरिएबल वाला था या तो ऐसा या तो ऐसा, मतलब कोई भी बीच से कटता है, साइड से कट गया था, ठीक है, चलेगा, वो भी चलता है। ठीक है, ये होता है आपका, ये रेओस्टैट बोलते हैं इस दोनों को। यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस शो होता है। यहाँ पे कैसा होता है, वेरिएबल यानी अपना जो रेजिस्टेंस चेंज कर सके वैसा। ठीक है, इसका यूनिट ऐसा यूनिट क्या है इसका भैया, ऐसा यूनिट है इसका ओम। हाँ जी हाँ, आप लोगों ने सही समझा, वही ओम्स लॉ वाला ओम। अब भैया ओम्स लॉ वाला ओम को अपना भी तो नाम कहीं पर रखना था ना। जैसे न्यूटन का नाम हम लोग फोर्स में याद रखते हैं, है ना, फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स। तो वहां से ही ओम को भी अपना नाम कहीं पर घुसाना जरूरी था। तो वहां पे करंट का हम लोग को पता था, करंट का एम्पेयर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है, तो ओम कहाँ घुसाएगा। तो ओम का में जो कांस्टेंट आया उसमें अपना नाम घुसेड़ दिया ओम, है ना। ये बन गया रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। फैक्टर्स और फॉर्मूले पे चलता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का एक तो फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ से आया है, ओम्स लॉ, है ना। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ओम्स लॉ, अब हम लोग क्या करते हैं, 1 ओम, अगर 1 ओम हमको निकालना हो, और ओम का सिंबल जो होता है, इसका सिंबल बताना भूल गया, ये कुछ ऐसा होता है आपका, ये ग्रीक लेटर कौन सा, ओमेगा, ग्रीक लेटर ओमेगा। ठीक है, ये होता है हमारा ओम का सिंबल। कुछ क्या बोलेंगे, बलून जो भी नीचे से फटा है हल्का सा, वैसा लग रहा है ना, ओम। इसका अब
अगर हम लोग 1 ओम का हमको डिफाइन करना तो 1 ओम, व्हाट इज 1 ओम? तो 1 ओम क्या होगा? 1 ओम तो हो जाएगा हमारा व्हेन 1 वोल्ट, सॉरी व्हेन 1 वोल्ट नहीं, व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, when 1 volt of electric current is flown by giving 1 volt of potential difference, then there will be 1 ohm रेजिस्टेंस। ये होता है आपका 1 ओम। कैसे? 1 ओम लिखना है हमको, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, है ना? ये हो गया। तो 1 ओम का डेफिनेशन क्या? व्हेन 1 एम्पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो बाय गिविंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, देन देयर विल बी, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे थोड़ा एक चीज मिस्टेक कर दिए हम, यहाँ पे एक लाइन आपको जोड़ दीजिएगा, इन व्हेन इन अ क्लोज सर्किट यहाँ पे कहीं पे भी घुसेड़ दीजिएगा स्टार्टिंग में, या फिर यहाँ पे 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय गिविंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज सर्किट, है ना? ऐसे ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका फैक्टर्स ऑफ फॉर्मूले, ये तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे अच्छा आपको ऐसे ग्राफ नहीं बताया ना, ग्राफ भी बताना, सॉरी ग्राफ भूल गए थे, तो ग्राफ बताना था। तो ग्राफ देखिए, ये वाला फॉर्मूला से हमारा ग्राफ बनेगा इसका। तो हम लोग जानते हैं क्या है, यहां से हमारा रेजिस्टेंस जो यहाँ पे शो होगा, ये हो गया कभी, यहाँ हो गया आई। क्यों? क्योंकि V अपन आई होता ना, तो यहाँ भी होगा, यहाँ आई होना चाहिए, जो भी चलता है वो तो, क्योंकि हमारा क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग डिवाइड करते हैं तब निकलता है ना, वाई बाय एक्स, तो इसलिए वोल्ट ऊपर। बहुत जगह हुआ कि आपका इनिशियल यहाँ पे ले सकता है, यहाँ पे वोल्टेज दोनों हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप वो टेढ़ा भी करेंगे तो भी चलता है वहां पे, है ना? बस आपको याद रखना है कि कहाँ पे क्या वैल्यू दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अभी यहाँ पे करंट का वैल्यू है, तो करंट का यहाँ पे कुछ है, यहाँ वोल्टेज का कुछ और है ना? वोल्टेज का यहाँ पे आप नापिएगा और करंट का यहाँ पे, वो जैसे कि होता है ये। अब आप टाइम यहाँ लिखे या यहाँ लिख लिए, बात एक ही है। टाइम वहां हो गया, यहाँ पे आपका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो तो भी हमारा वैल्यू तो उतना ही रहेगा ना, एक्सेलरेशन का चेंज हो जाएगा नहीं ना? तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। ये जो है आपका लाइन किसको शो करता है? आर, रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये इसका सिंगल लाइन पे ग्राफ बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ को लेकर तो झमेला करना नहीं, क्योंकि हमको लगता नहीं कि ग्राफ है हम लोग का ना। 10th में है क्या एक ग्राफ होगा शायद, हमको अच्छा से याद नहीं। अब हम ग्राफ से पहले बात सख्त नफरत है, फैक्टर्स पे आते हैं ना। ये मार्कर गलत मार्कर उठा लिया। फैक्टर्स, इसका कुछ फैक्टर्स है। पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर, या लेंथ ऑफ कंडक्टर लिख देते हैं, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब भाई ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टर भी एक टाइप का कंडक्टर है, वो तो पास करवा रहा, मटेरियल भी चलाओ, इलेक्ट्रिसिटी तो पास थ्रू इट, पास तो हो रहा, तो कंडक्टर बोल सकते हो उसको भी, लेकिन वो सेमी कंडक्टर बोल सकते हो। दूसरा विथ, अब मोटा है ना पतला है, उससे भी। थर्ड हो गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर जान देते हैं, अभी मटेरियल पे ज्यादा ध्यान देते हैं, मटेरियल। और फोर्थ है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। ठीक है, हमारे 10th क्लास में टेम्परेचर के बारे में कुछ उतना खास बताया नहीं गया। ठीक है, टेम्परेचर लगभग, ठीक है, लेंथ के बारे में, विथ और मटेरियल के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसमें, टेम्परेचर उतना, क्योंकि हमारे क्लास में जो है मेनली उसको हम लोग रूम टेम्परेचर पे लेके चलते हैं, या फिर कुछ सर्टेन टेम्परेचर देता है, 20 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, वैसा वैसा टेम्परेचर लिख देता है।
टेम्परेचर पर उतना कुछ वैरी करता है, मतलब दिखाया नहीं गया, लेकिन हम उसको ही बता देंगे कैसे वैरी करता है उस पर। तो पहले भैया लेंथ वाले पे आते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको आपको गड्ढा वाला रास्ता दे दिया। गड्ढा तो जैसे कि अगर वायर है तो उसमें आटम है, आटम वहां पे किसका काम कर रहा है, गड्ढे का काम कर रहा। तो आपको एक बहुत ज्यादा लंबा रास्ता, मतलब मान लीजिए 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है, पूरा बस गड्ढा गड्ढा है। तो आपको जो काम आप 1 घंटे में कीजिएगा उसका काम तो कुछ तो बढ़ जाएगा ना। 1 घंटा में आप जितना काम कर वहां से वहां ट्रैवल करते हैं तो काम वहां पे गड्ढे वाले रास्ते में कितना हो जाता है, वहां पे 1 किलोमीटर जाने में कुछ शायद 4-5 घंटे लग जाते हैं। मतलब साइकिल वगैरह में बता रहे हैं, बाइक का तो बात अलग हो जाएगा। तो गड्ढे तो वहां पे सेम रास्ता लंबा हुआ, रास्ता लंबा हुआ ना, तो क्या हुआ, वो हमारा रेजिस्टेंस को क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी कि लेंथ इंक्रीज करेगा तो हमारा क्या रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना। लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, सेकंड हम लोग ले लेते हैं विथ। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ गड्ढा है, इसमें हर रो में 3-3 गड्ढा मान लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे जो है 3 ही गड्ढा है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। एक है हमारा पतला थिन वायर को ये शो कर रहा, एक है मोटा ये थिक वायर को शो कर। ठीक है, तो विथ कैसे डिपेंडेंस है। अब आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप मस्त साइकिल पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए आप मेनली साइकिल वाला क्या ट्राई करता है, हम और आप क्या गड्ढा से निकालने की कोशिश नहीं करते हैं। वैसे क्या होता है, साइकिल को हम पहुंचता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि साफ रास्ता से निकलने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ साफ रास्ता से निकलते निकलते होता है क्या कि बहुत बार होता है कि गड्ढा में चले जाते हैं, फिर होता ही है, समझ सकते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, नितंब, नितंब पे थोड़ा इधर समझ सकते हैं, चोट लगता है वहां पे, है ना। उसके बाद ये थिक वायर पे, थिक वायर मतलब हो गया आपका चौड़ा रास्ता, वहां पे भी गड्ढा है, लेकिन यहाँ पे क्या आप इजिली यहाँ से निकल सकते हो आराम से। आपको ज्यादा रास्ता मिला निकलने का, आप मस्त यहाँ से निकल जाओगे। थिन में आपको होगा थोड़ा मुश्किल होगा, आप थोड़ा कोशिश करेंगे कि बिना गड्ढे में जाए, तो उसमें थोड़ा स्लोली चलाते होंगे, स्लोली चलाना पड़ता, चलाते होंगे नहीं चलाना पड़ता। और ठीक वायर में आप मस्त स्पीड में फराटे से बीच से निकल सकते हैं ना। तो इसका मतलब विथ से क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। अगर हम लोग विथ को बढ़ा दिए, विथ को बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा, है ना। रुकावट घटा ना इसमें। अगर हम लोग विथ को घटा दिए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए घट कम था तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। यानी कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विथ। विथ को यहाँ हम लोग काम करते हैं, विथ हम लोग ऐसे विथ बोल सकते हैं, यानी थिकनेस या थिननेस। तो यहाँ से अगर आप लोग वायर लीजिएगा, वायर तो 3D होता है ना, मान लेते ये वायर है, तो वायर हो गया, तो यहाँ पे देखिए इसका क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन हो जाएगा ना उसका। यहाँ पे टिप का देखिए, टिप का यहाँ पे फोकस ले ले, फोकस फोकस जान दो, देखो ना टिप हो, टिप छोटा होता है, तो टिप का यहाँ का क्रॉस सेक्शन यानी एरिया, एरिया हो ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जितना आपका एरिया रहेगा क्रॉस सेक्शन का, उतना ही आपका उसका थिकनेस होगा। अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम है तो इसका निप का जो है, निप निकलेगा अभी थोड़ा उल्टा कर निकलना है, निकाल के दिखाई देते हैं ना। इसका नहीं निकल रहा सर, नहीं निकल रहा, जान देता है खैर। तो उसका निप का जो क्रॉस सेक्शन, अगर हम लोग यहाँ इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, यानी कि कुछ इतना कर देंगे, तो इसका क्या होगा, थिकनेस बढ़ जाएगा। इसके कंपैरिजन में इसका थिकनेस बढ़ा है ना। तो यानी कि हम लोग सिंपल बोल सकते हैं एरिया बढ़ाते हैं हम लोग, एरिया इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस घटता है, एरिया डिक्रीज करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/A रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन यहाँ का, इस चीज का क्रॉस सेक्शन। ठीक है, इसलिए आप लोग देखते हैं कि जो भी जहाँ पे आपको हाई वोल्टेज, आपके घर का जो मेन वायर आता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट आता है मीटर में, वो देखिएगा थोड़ा ज्यादा मोटा रहता है ना। और जो भी अर्थिंग वाला वायर होता है वही ज्यादा मोटा रहता है, क्यों, ताकि वो हैवी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को वहां तक पहुंचा पाए, है ना, और इजिली पहुंचेगा। रेजिस्टेंस होगा तो क्या करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, जब आपका कॉलिजन होगा तो पावर घटेगा। हम बताए थे ना, रुकावट आने पे क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, साथ में ताकत भी बेचारा थक जाएगा ना पार करते करते।
उससे जो इलेक्ट्रिक करंट जितना आना चाहिए वो कहीं और उड़ जाएगा, क्या पता, है ना। तो इसलिए जो है मोटा वायर यूज करता है घर के अंदर मीटर में करंट लाने के लिए, घर में करंट पहुंचाने के लिए। ये हो गया विथ का हो गया। अब हम लोग थर्ड जो हमारा फैक्टर था, ठीक है, थर्ड फैक्टर जो था वो था मटेरियल। भैया मटेरियल कैसे, है ना भाई साहब, मटेरियल कैसे काम करेगा, मटेरियल से क्या रिलेशन इसका। ठीक है, देखिए हर मटेरियल का कंडक्टिविटी अलग होता है। या सुने आप लोग, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर है। उसका कुछ 10⁻⁻⁸ है कुछ ऐसा, इसका रेजिस्टिविटी का रेजिस्टिविटी बोलते हैं उसको। जो मटेरियल वाला जो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है, मटेरियल वाला को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, हम बता रहे हैं अभी यहाँ पे, खैर इसको हम लोग आगे इन फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तब बता देंगे अच्छे से, है ना। तो मटेरियल्स के ऊपर कैसे, जैसे कि आप क्या करते हैं, हम लोग सिल्वर लेते हैं, एक जगह हम लोग लेते हैं कोई एलॉय नाइक्रोम। तो नाइक्रोम हम जानते हैं रेजिस्ट करता है। तो नाइक्रोम रेजिस्ट क्यों करता है, हम लोग मान लेते हैं उतना ही थिक, हम लोग सब कुछ सेम लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक, ये हो गया आपका, ये है आपका सिल्वर का, ये हो गया आपका नाइक्रोम का। सेम लेंथ और सेम एरिया है, ठीक है, मान लो सेम लेंथ और सेम एरिया है। ये हो गया आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम, ठीक है। तो सिल्वर जो है ज्यादा उसमें, अगर आप एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखेंगे ना है तो वहां पे सब कुछ लगाते हैं, वैसे सेटअप करते हैं। तो वहां पे हम लोग देखेंगे क्या कि सिल्वर में जो है हमारा एमीटर रीडिंग ज्यादा बड़ा है और यहाँ नाइक्रोम में एमीटर रीडिंग थोड़ा कम है। क्यों? क्योंकि इसका मटेरियल का भी एक अपना होता है कुछ, है ना, वो रजिस्ट करता है अपना, उसके अंदर का एटम्स कितना उसको गैप देता है वो भी देखना पड़ता है ना, एटम्स के बीच में कितना गैपिंग वगैरह होता है, वो भी तो एक फैक्टर हो गया ना। तो वो सब इसमें सिल्वर में ज्यादा गैप रहता है इसलिए आराम से निकल सकता है, नाइक्रोम में कम गैप रहता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, या फिर इसमें कुछ और भी रीजन होगा, क्योंकि हमारा बुक्स में डिटेल में उसके बाद मटेरियल के बारे में कुछ है नहीं और टेम्परेचर के बारे में कुछ खास है नहीं ना। मटेरियल का यूज होगा आगे, मटेरियल वाला का एक चार्ट भी था एनसीईआरटी में, है ना, वो पढ़ने वाला पढ़ता है। खैर वो चार्ट तो हम यहाँ बनाएंगे नहीं, फिर भी बता देंगे उसके बारे में, हम बहुत बकवास करते हैं ना। खैर उसको छोड़ते हैं, टेम्परेचर पे आते हैं। 4 नंबर है टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखिए क्या होता है, टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा रेजिस्टेंस। टेम्परेचर टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ऐसा क्यों? तो हम लोग को पता है टेम्परेचर इंक्रीज करने में कोई भी चीज का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता है, वो हिलने डुलने लगता है। तो भैया अगर आपका एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, उसमें मास से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, उसको दिख गया अभी खाली रहता है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ एक एटम है, यहाँ एक एटम है, ठीक है, वो दिखा कि भैया मेरा रास्ता खाली है, हम तो अपना मस्त जाएंगे। अचानक से एक एटम भेड़ बकरी के जैसा, जैसे कि रास्ते में साइकिल चलाता है, अचानक से भेड़ बकरी आता है, कैसे अचानक से ब्रेक मारना पड़ता है, वैसे क्या हो गया, अचानक से इधर बीच में ये वाला एटम क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी के कारण, जो क्यों आया, टेम्परेचर इंक्रीजमेंट के कारण क्या हुआ, उसमें काइनेटिक एनर्जी आया, वो मूव किया, यहाँ से वहां मूव किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को रुकना पड़ेगा या फिर उससे कोलाइड करेगा, एक्सीडेंट होगा वहां पे, है ना, एक्सीडेंट होगा यानी कोलिजन होगा। अब भैया कोलिजन हुआ मतलब वहां पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, है ना, जैसे टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा रेजिस्टेंस घट जाएगा। ठीक है, तो हो गया आपका टेम्परेचर से। ये अब यही हमारा 4 फैक्टर्स है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। अच्छा, हम आप लोग को एक काम बोले थे कि जिसका जितना ही फॉर्मूला हम बताते जाएंगे या फिर आपको जितना ही फॉर्मूला पता है उसको एक सेपरेट पेज में लिखिएगा, क्योंकि जो इसमें ना एक ही चीज का 1000 फॉर्मूला है। यहाँ पर रेजिस्टेंस का आपको अभी यहाँ ओम्स लॉ से एक फॉर्मूला मिला, अभी यहाँ से एक और फॉर्मूला मिलेगा, आगे हीट जनरेशन से एक और फॉर्मूला मिलने वाला है, हीट जनरेशन से नहीं मिलेगा शायद, रेजिस्टेंस का नहीं मिलेगा, करंट से वहां मिलेगा, वोल्टेज कहाँ, रेजिस्टेंस का ही मिलेगा वहां पे, तो और रेजिस्टेंस का है ना, हाँ एक है, वहां से रेजिस्टेंस का एक और मिलेगा,
फिर आपका करंट का स्टार्टिंग में क्यू अपॉन टी पढ़े थे, फिर यहाँ पे हो गया हमारा करंट का हो जाएगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो जाएगा। वोल्टेज का भी यानी कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का भी पढ़े थे पहले, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वर्क डन बाय चार्ज। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ में। आगे और कुछ पढ़ना होगा शायद, हीट जनरेशन और पावर में अलग हो जाएगा। तो ये किस लिए ये होता है आपका कि हर चीज का एक अलग चीज में, मतलब जैसे कि आपको क्वेश्चन में कुछ डाटा दिया है, कुछ नहीं दिया, तो उसके मुताबिक चेंजेस करना पड़ता है। जैसे कि आपको तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद हो ना, काइनेमेटिक्स का तीन इक्वेशन, उसमें भी तो एक ही चीज निकाला था, बस अलग अलग तीन हमारे पास इक्वेशन थे। वैसे ही इसको भी समझ लीजिए, रट्टा मारना पड़ेगा फॉर्मूला, या फिर आपको प्रूफ से, बहुत दिन को होता है कि प्रूफ से याद रहता है, हमको प्रूफ से याद रहता है। अगर हम कोई भी चीज का फॉर्मूला का प्रूफ देखते तो हमको वो याद रह जाता है। तो वैसा अगर किसी का तो अच्छा बात है, या फिर किसी का कोई और टेक्निक होगा, निमोनिक्स बनाता होगा कोई इसका, लेकिन सब सारा फॉर्मूला डाई हार्ड याद रखना आपको, है ना। फैक्टर्स हो गया, वहां पर फॉर्मूला देखते हैं इसका। तो फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का, तो हम लोग एक चीज भी पढ़े थे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ से, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हम क्या करते सो कंबाइन कर देते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब भैया फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला झमेला आया, तो करना क्या, हम लोग को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बदल देंगे इक्वल टू में, और चेंजेस करते हैं। यहाँ पे एक आपका कांस्टेंट आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रो, रो है ना, ग्रीक लेटर रो है, रो को डालते हैं और ये हो जाएगा एल अपॉन ए मल्टीप्लाई। अब भैया ये रो है क्या, ये रो आपका ना तो टेम्परेचर है ना ही टेम्परेचर, ठीक है। रो जो है आपको मटेरियल का जो रेजिस्टेंस बताता है, रो आपको मटेरियल का रेजिस्टेंस को इंडिकेशन करता है। रो मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है, मटेरियल कितना, कोई मटेरियल कितना रोकता है किसी को और करंट को, वो बताता है, ठीक है। रेजिस्टेंस हो गया वहां पे, ये रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आ रहा है टॉपिक, आ गया ना। ये होता है आपका रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन नहीं है, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं रेजिस्टिविटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मटेरियल ऑफ कंडक्टर की, कंडक्टर कौन सा मटेरियल से बना है, वो सिल्वर से बना है या किसी और से बना है, ये मटेरियल है। रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ रेजिस्टर, सॉरी कंडक्टर, ठीक है। कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर से बना, नाइट्रोन से बना, कॉपर से बना, ब्रास से बना है, किससे बना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये होता गया इसका। अब डिफरेंस क्या है भाई, इसका पहले अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल बस इसे यहां से इक्वेट करते हैं हम लोग। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, ए जाएगा ऊपर, एल जाएगा नीचे, आर इंटू ए अपॉन एल, ये है टी नहीं एल, ठीक है। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। किसी भी आपको ऑब्जेक्ट का ऊपर रेजिस्टेंस दिया हुआ कि रेजिस्टेंस दिया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, या फिर उसका क्रॉस सेक्शन का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस से तो आपको 2 पाई लगाना, सॉरी 2 पाई बोले पाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, या और उसका लेंथ दिया हुआ है, तो आप रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, रेजिस्टिविटी है तो ये भी एक क्वांटिटी हो गया, यहाँ से क्वांटिटी हुआ पता चला तो क्वांटिटी है, तब इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका जो यूनिट होगा हम लोग यहाँ से निकालते हैं। रो का यूनिट है हमारा, रेजिस्टेंस का यूनिट है हमारा ओम, सॉरी वो बैठेगा ना, रो का जो होगा रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, इंटू एरिया का यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और इसका मीटर, मीटर स्क्वायर को हम मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं।
तो रो का जो यूनिट आया वो आया हमारा रो ओम मीटर, सॉरी रो बोल रहे ओम मीटर आएगा उसका यूनिट। ये क्या ऐसा यूनिट हो गया, या फिर सिंपली यूनिट लिख सकते हैं। जिसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर, किसका, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का, ना कि रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं ना। अब रेजिस्टेंस भी सेम काम करता है, रोकता है, उसका भी मतलब वही है रोकना। रेजिस्टिविटी भी का भी मतलब वही है रोकना। ठीक है, तो अंतर क्या है भैया, तो अंतर कुछ इस प्रकार का है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये भी पेन खत्म हो गया क्या। तो रेजिस्टेंस का जो हमारा यूनिट है ये होता है आपका डिपेंडेंस उसका पहले देख लेते हैं। डिपेंडेंस ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ पर डिपेंड करता है। ये जो है बस मटेरियल पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, और ये बस मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये आ रहा है पीट राइटिंग हो गया। क्या ये किसका पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है, ये बस मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों का यूनिट अलग अलग है। ऐसा यूनिट इसका ओम है, इसका ओम मीटर है। ठीक है, और भी है, मेनली तो यही है, एक जो हमारा मेन डिफरेंस है वो यही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, हाँ, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन, कि आपके एक सर्किट में जब आप एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वहां पे कैसा होता है, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन। फॉर दैट, क्या किया मैं सिर्फ बकवास ज्यादा किया, फॉर दैट बकवास एक लाइक बनता है ना। ठीक है, तो बस टाटा, गुड नाइट, सी या।